कल हम अल्काइन की जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसमें हाइड्रोबोरीकरण तक मैंने बताया था। कितनी अभिक्रियाएं हो गई? 11। एक जना कोई खड़ा हो जाए जिसको 11 अभिक्रियाएं पता है, जल्दी से। कहीं हो सकता क्रम टूटेगा, कहीं अटकोगे, लेकिन बोलना है, जल्दी बोलो फटाफट। H2 का योग, X2 का योग, HX का योग, HOCl का योग। जल योजन बहुत महत्वपूर्ण, इसको लिख लेना आप अच्छे तरीके से। इम्पोर्टेंट तो लिखते हो ना, IMP। फिर एल्कोहल का योग, ROH का योग, ठीक है। एसिटिक अम्ल का योग। अब आता है H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कौन से अम्ल बनते हैं? असंतृप्त अम्ल बनते हैं इसमें। वो क्या होते हैं? एक्रिलिक अम्ल। फिर एल्कोहल प्लस CO, ये देखिए जल प्लस CO, और फिर इसके बाद वाला एल्कोहल प्लस CO। 10वां HCN। अगर इतना याद है तो आधी अभिक्रिया आपको याद है, और इसके अंदर का याद है तो पूरी याद है, ठीक है। हाइड्रोबोरीकरण से हमने क्या बनाया था कल? हाइड्रोबोरीकरण से हमने एल्डिहाइड बनाया था। पहले इनोल बनता है और फिर एल्डिहाइड बनता है। कीटो इनोल समावयवता क्या होती है, या इसको चलावयवता भी कहते हैं, ये क्या होती है? हैं? निकलता नहीं है। परमाणु अपने स्थानों की, एक तो बंद अपना स्थान बदलता है और एक परमाणु अपना स्थान बदलता है। परमाणु कौन सा है? जैसे ये इनोल है, समझ गए आप? इनोल का मतलब क्या है? इन भी है और ऑल भी है। ऑल कौन सा है? ये ऑल, और ये इन है। ये परमाणु तो यहाँ आ गया और ये द्विबंध यहाँ आ गया। तो ये कीटो इनोल समावयवता है, विशेष प्रकार की समावयवता। अभिक्रियाएं आपने याद की है ना, उसका रिवीजन अभी जब प्रश्न करेंगे तब हो जाएगा। कुछ और रिएक्शंस हैं जो अपन देखते हैं। रिएक्शन नंबर 12, ओजोनी अपघटन। देखो एल्कीन में भी था और यहाँ भी है। एक हेडिंग आपको याद दोनों जगह रखना है, ये शीर्षक, अभिक्रिया का नाम आपको ध्यान रखना है, और फिर दोनों में अंतर क्या है वो समझना है। मान लीजिए ये कोई एक अल्काइन है, या मान लीजिए अपन एसिटिलीन की बात करते हैं, सबसे छोटा अल्काइन। इसका ओजोनी अपघटन कराते हैं तो पहले ओजोन से क्रिया कराने के बाद ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड कैसे बनता है? जैसा एल्कीन में था, लेकिन यहाँ फर्क क्या है एल्कीन और इसके ओजोनाइड में? क्योंकि यहाँ 3 बंद है, इसलिए एक बंद यहाँ बीच में रखना है आपको, और एल्कीन में यहाँ बंद नहीं था। अब जो इसमें वो लगता है, आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार से बताया था ना यूँ, लेकिन यहाँ पर केवल ये जल अपघटन से ये ऑक्सीजन निकल जाता है। इस ओजोनाइड का जब जल अपघटन करते हैं तो ये ऑक्सीजन निकल जाती है, इसके साथ में इसका मतलब क्या निकल जाता है? H2O2। वहाँ पर हम जिंक लेकर के क्या करते थे? उसके ऑक्सीकरण को रोक देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो H2O2 है ये क्या करता है? अब ये जो बना है, देखिए क्या बनता है इसमें, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल
आपने ये पढ़ा है CH2OH क्या होता है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल होता है ना। और इसको क्या कहते हैं, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, तो इसका नाम ध्यान है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। और इसको ग्लिसरॉल। जो आपकी ग्लिसरीन आती है ना, जानते हो आप, वो ग्लिसरीन क्या होती है, ये होती है ग्लिसरीन, जो होती है वो ग्लिसरॉल होता है। इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। अब आपको करना है प्रोपाइन का ओजोनी अपघटन। बनाइए अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से। ये जो ग्लाइऑक्सल बना है यहाँ पर, 1 मिनट पहले ये और देख लीजिए। ये यहाँ से टूटता है, इसके दो भाग क्या हैं, OH और OH। ये दोनों OH इससे जुड़ करके ये दो भाग हो गए, इसके दो टुकड़े हो गए, HCOOH और दूसरा HCOOH। फॉर्मिक एसिड बने ना दो अणु, और फॉर्मिक अम्ल हमेशा क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और दोनों ही फॉर्मिक अम्ल है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे दोनों से। ये किसके उत्पाद हैं, जब एसिटिलीन आपने लिया है, एसिटिलीन का आपने ओजोनी अपघटन कराया है, पहले तो बनता है ग्लाइऑक्सल। यहाँ पर जो H2O2 मिला है, ये H2O2 इसको इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि OH इसका, H2O2 के दो OH हुए ना, एक OH इसको दे दीजिए और एक OH इसको दे दीजिए, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। दो अणु आपको फॉर्मिक अम्ल के मिलेंगे, और फॉर्मिक अम्ल के जो अणु है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में अपघटित हो जाते हैं। अब आपको, आपका प्रश्न ये है, इससे बनने वाले दो उत्पाद, जैसे इसमें ये बना, यहाँ A और B क्या बनेंगे वो बताना है। कोई भी एक जना है जो बता सकता है, एसिटिक अम्ल और, आया समझ में, था बना कि नहीं। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, जब ओजोनी अपघटन होगा तो ओजोनाइड बनेगा। इस तरीके का ओजोनाइड आपको दिखाना है, और फिर इसमें से जल अपघटन होगा, तो ये बनेगा CH3CO। यहाँ H था तो हमने कहा था ग्लाइऑक्सल, यहाँ मैथिल समूह है इसलिए इसको कहते हैं मैथिल ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, मैथिल ग्लाइऑक्सल। और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल बनेगा। अब अगर डायरेक्ट बात की जाए आपसे, ये उत्पाद हैं इस अभिक्रिया के और ये इसका क्रियाकारक है, तो आपको इससे देख के केवल इतना सा करना है कि C ट्रिपल बॉन्ड C जो है उसमें इधर क्या लगाना है और इधर क्या लगाना है। तो इधर लगाने के लिए ये उठा लाइए CH3, और इधर लगाने के लिए प्रोपाइन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी एल्काइन के ओजोनी अपघटन से एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल बनता है, तो उस एल्काइन का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, प्रोपाइन। ठीक इसी प्रकार की अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, एल्काइन का ऑक्सीकरण, अभिक्रिया नंबर 13।
ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। सपोज हम प्रोपाइन लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए सामान्य ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्षारीय होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, डाई कार्बोनिल यौगिक बनता है, जैसा ओजोनी अपघटन में बनता था। डाई कार्बोनिल यौगिक इसको बोलते हैं, डाई कार्बोनिल। 2 कार्बोनिल समूह है ना इसमें। तो ऑक्सीडेशन से, एल्काइन की ऑक्सीडेशन से पहले क्या बनेंगे, पहले क्या बनेगा, डाई कार्बोनिल यौगिक बनेगा, जो आगे और ऑक्सीडेशन से H2O2 है, ये भी ठीक उसी प्रकार से अभिक्रिया होगी। OH इधर और OH इधर, तो एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल बनेंगे। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से क्या बनता था, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड कीटोन, और इसके ऑक्सीकरण से और ओजोनी अपघटन से क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं। एक प्रश्न लिखिए, एक एल्काइन के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल का एक अणु एक एल्काइन के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल का एक अणु तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते हैं। उस एल्काइन का नाम बताइए, है ना। जिस प्रश्न को हमने हल कर लिया उसी को पूछ लिया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 ब्यूटाइन से के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, दो एसिटिक अम्ल के 2 अणु। यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल जो है वो किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल बोला था, ठीक है। तो इस प्रकार ओजोनी अपघटन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के उत्पाद समान हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। रिएक्शन कितनी होगी, 13। एल्कीन की कितनी अभिक्रियाएं थी, रासायनिक अभिक्रियाएं 19 थी। एल्केन की कितनी थी, 10 थी। चार्ट बनाया सबने या उसका समय नहीं मिला अभी? बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण में आप देखिए, एसिटिलीन का बहुलीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अगर एसिटिलीन को क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl के साथ में बहुलीकृत होने देते हैं तो इसके 2 अणुओं का आपस में योग होता है। कैसे योग होता है देखिए, दूसरा अणु जो है एसिटिलीन का, उसके 2 भाग क्या है, H और दूसरा भाग C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक इस कार्बन पे जुड़ गया एसिटिलीन के और एक इस कार्बन पे जुड़, योग हो गया ना, ये द्विलीकरण हो गया। ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कहते हैं ब्यूटीनाइन। इन भी है और आइन भी है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो ब्यूटीन आइन, इन भी है और आइन भी है, द्विबंध भी है और त्रिबंध भी है। एसिटिलीन पर
बहुलीकरण करा रहे हैं, इसमें ए है, ये पहला, दो अणुओं का बहुलीकरण कब होता है या दो अणु कब आपस में योग करते हैं, जब हम अभिकर्मक के रूप में क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl लेते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड और NH4Cl जब लेते हैं तो इसका एक अणु दूसरे अणु पर योग करता है। एक अणु को हमने लिख लिया यहाँ त्रिबंध है, योग होगा तो क्या होगा, दो सिग्मा बंध बन जाएंगे। और जो एसिटिलीन का दूसरा अणु है उसके दो भाग क्या हैं, H और एक तरफ H जुड़ गया इस कार्बन से, दूसरे कार्बन से C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये CH2, फिर ये CH और फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये है ब्यूटीनाइन, द्विबंध भी है और इसमें त्रिबंध भी, ब्यूटीनाइन। ओके, अगर इसका एसिटिलीन को हम लाल तप्त लोह नली में से प्रवाहित करते हैं तो इसके तीन अणु आपस में बहुलीकृत हो जाते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब, लाल तप्त लोह नली, या CO2 CO8, कोबाल्ट का ये एक उप सहसंयोजक यौगिक है, कोबाल्ट ऑक्टा ब्रोमीन भी होता है, कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, CO होता है कार्बोनिल समूह, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल उप सहसंयोजी यौगिक है। ये अगर या तो लाल तप्त लोह नली में से प्रवाहित करें या इसकी उपस्थिति हो तो ये बेंजीन वलय बन जाती है, बेंजीन में बदल जाती है एसिटिलीन, क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। अगर इसकी जगह प्रोपाइन लेके उसका त्रिलीकरण कराएं, इसको कहते हैं द्विलीकरण, इसको कहते हैं त्रिलीकरण, क्योंकि तीन अणु इसमें बहुलीकृत हो रहे हैं, इसमें दो हो रहे हैं द्विलीकरण, इसमें तीन हो रहे हैं त्रिलीकरण। अगर इसके स्थान पर आप प्रोपाइन ले लेते हैं और उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या बनता है, उत्पाद मेसिटिलीन बनता है। मेसिटिलीन क्या होता है, 135 एकांतर क्रम में मैथिल समूह लगा दीजिए, ये कहलाती है मेसिटिलीन, इसको कहते हैं मेसिटिलीन। 135 ट्राईमेथिल बेंजीन। तो एसिटिलीन को यदि लाल तप्त लोह नली में से प्रवाहित करते हैं तो एसिटिलीन बेंजीन बनता है, और अगर प्रोपाइन को करते हैं तो मेसिटिलीन प्राप्त होती है। एक होता है चतुर्लीकरण, यानी चार मॉलिक्यूल्स, चार अणु इसके एसिटिलीन के आपस में बहुलीकृत होते हैं। वो कब होते हैं, जब निकिल साइनाइड हो, निकिल साइनाइड लें आप, ताप होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब होता है। तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन 8 कार्बन इस तरीके से बना लीजिए आप, और एकांतर क्रम में उसमें द्विबंध रहते हैं, इसको कहते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, 4 ईन है ना, टेट्राईन, 4 डबल बॉन्ड है इसलिए साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन इसको। तो बहुलीकरण में 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आप ध्यान रखिए, द्विलीकरण, त्रिलीकरण और चतुर्लीकरण, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन एंड टेट्रामराइजेशन। एक इसमें ध्यान रखिएगा कि 3 अणु, जब एसिटिलीन के स्थान पर अपन प्रोपाइन के 3 अणु लेते हैं तो क्या बनता है, मेसिटिलीन बनता है। तो कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि एसिटिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप बताएंगे कि इसमें बहुलीकरण कराते हैं, त्रिलीकरण, यानी एसिटिलीन को हम लाल तप्त लोह नली में से प्रवाहित करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, बेंजीन। इसके बाद जो अभिक्रिया है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप
को समझने के लिए और परीक्षा की दृष्टि से वो आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा, वो अभिकर्मक लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए निकल साइनाइड लिखा हुआ मिल गया, तो आपको पता है कि चतुर्लीकरण कराना है। रेड हॉट आयरन ट्यूब लिखा हुआ है तो आपको त्रिलीकरण कराना है। और अगर Cu2Cl2 Q प्लस क्लोराइड NH4Cl लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका द्विलीकरण कराएंगे और उसमें ब्यूटीनाइन बनता है। 15वीं रिएक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण, यह है 1 एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति। 1 एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति। आपने देखा था कि जब हमने जर्मेटिनॉफ टेस्ट पढ़ा था तो कहा था कि एसिटिलीन भी अगर GR से क्रिया करता है तो क्या बना देता है, एल्केन बना देता है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त पदार्थ माना जाता है इसको। तो 1 एल्काइन का क्या मतलब है, देखिए इसका पहला उदाहरण जो है ये है एसिटिलीन। इसमें 1 और 2 की बात ही नहीं आती है, केवल 1 ही 1 है। अगर हम इसको देखें प्रोपाइन को, तब भी इसमें ये पहली स्थिति पर ही है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप ब्यूटाइन देखें तो भी पहली स्थिति पर है, लेकिन इसमें 5 पेंटाइन हो गया, ये एक कम कर देते हैं। ये क्या है, 1 एल्काइन नहीं है, ये 2 एल्काइन है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम इसके लिए नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे और इसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, 1 एल्काइन मीन्स सिरे वाले कार्बन पर त्रिबंध हो, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ हो, सिरे वाले कार्बन पर हो। अब इनमें क्या होता है, अम्लीय गुण दर्शाने की प्रवृत्ति होती है। अम्लीय मतलब कि ये H आयन का त्याग करते हैं। इन सब में से H आयन, हाइड्रोजन आयन निकल सकता है। जब हाइड्रोजन आयन निकलता है तो हम क्या कहते हैं, अम्लीय गुण है इसमें। समझ गए आप? ऐसा क्यों होता है? अब आप अगर तुलना करें इसकी अपन, तो देखिए ये है मेथेन, सॉरी एथेन, ये एथीन और ये क्या है, एथाइन। इनमें जो Ka का मान है, Ka समझते हो, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, इसको ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखो आप, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। वो कब होता है, जब थोड़ा अम्लीय गुण हो। इसका होता है 10⁻⁻40, 10 की घात -40 Ka की वैल्यू। फॉर एथीन इट इज़ 10⁻⁻35, एथीन के लिए 10 की घात -35 है, इसके लिए 10 की घात -25 है। तो इसका मतलब ये है कि Ka का मान जब घटता जाता है तो अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। घटता जा रहा है ना मान Ka का, सारे हाँ भर रहे हैं, तुम उल्टा बोल रही हो। सारे तो कह रहे हैं कि देखो घट रहा है मान, 40, 35, 25 हो गया, ये बढ़ रहा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ K इंक्रीजेज, अगर Ka का मान बढ़ता है इसका मतलब अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो Ka के समानुपाती होती है अम्लीय प्रवृत्ति। ठीक है, Ka का मान जब बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण बढ़ रहा है। तो ये मान ये इंगित करते हैं कि एथेन अम्लीय नहीं है, एथीन अम्लीय नहीं है, लेकिन ये अम्लीय है क्योंकि इसमें Ka का मान 10⁻⁻25 है। लेकिन ये जल की तुलना में भी कम अम्लीय गुण रखता है, क्योंकि जल के लिए Ka का मान होता है 10 की घात -16 और एसिटिक अम्ल के लिए कितना होता है, 10 की घात -5। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है एसिटिक अम्ल, और जल उसकी तुलना में कम अम्लीय है, और जल से भी कम अम्लीय कौन है, एसिटिक अम्ल, लेकिन अम्लीय होता है। अब क्यों होता है ये आपको बताना है, कौन बताएगा? एचाइन तो देता है, तो मैंने ही कह दिया था।
वन एल्काइन अम्लीय प्रवृत्ति क्यों दर्शाते हैं या अम्लीय गुण इनमें क्यों होता है? वन एल्काइन में, टू में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। इनमें हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये अम्लीय होगी। इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें भी एक है, सॉरी, इसमें दो है। ठीक है, देखो इसमें दो हाइड्रोजन है, ये इसकी तुलना में ज़्यादा अम्लीय होगा, ये भी देख लीजिए आप। तो अम्लीयता का घटता हुआ क्रम क्या होगा? इसकी तुलना में प्रोपाइन कम अम्लीय होगा, और प्रोपाइन से भी कम अम्लीय कौन होगा? ये होगा। ये आप क्रम भी ध्यान रखना। टू ब्यूटाइन, सॉरी यहाँ टू ब्यूटाइन लिखेंगे, टू ब्यूटाइन अम्लीय नहीं होगा, ये तो बराबर से अम्लीय होंगे दोनों, ये वाला और ये ब्यूटाइन तो लगभग समान अम्लीय होंगे, लेकिन ये अम्लीय नहीं होगा। तो ये तो क्रम आप ध्यान रखना, लेकिन आपको कारण बताना है कि अम्लीयता का गुण एसिटिलीन में क्यों होता है, जबकि एथीन और एथेन में नहीं है, इन दोनों में तो नहीं है। ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि इसमें तो अम्लीय गुण नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें है, ऐसा क्यों? हाँ जी, किस कारण से? संकरण में समझाना पड़ेगा ना। तो sp संकरण से क्या हुआ? S लक्षण ज़्यादा हुआ। S लक्षण ज़्यादा होने से क्या होता है? हैं? और कौन से इलेक्ट्रॉन को? कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए हाइड्रोजन को ये त्याग कर सकता है। देखिए एसिटिलीन या जो भी त्रिबंध से बंधित कार्बन है, ये sp संकृत होते हैं, और आप जानते हो कि ये इसमें S लक्षण कितना होता है, और sp2 संकरण होता है तो ये लक्षण कितना होता है, और sp3 होता है तब S लक्षण ज़्यादा है इसमें। ठीक है ना, जब sp संकरण है तो S लक्षण ज़्यादा होने का मतलब, कल भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। S लक्षण ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा है। भेदन क्षमता का मतलब नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति या नाभिक की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति। तो क्या होता है कि इस कार्बन पर कैसा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है। तो ये ऋण आवेश रहता है, मतलब विद्युत ऋणता अधिक रहती है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ये खींचता है, क्योंकि नाभिक के समीप जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कार्बन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है, इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाते हैं और एचाइन के रूप में हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। एचाइन के रूप में मुक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि S लक्षण अधिक होने के कारण इन बंध के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की गति इस तरफ ज़्यादा होती है, कार्बन की तरफ, इसलिए एचाइन के रूप में हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो ये तो हुआ इसमें जब वन एल्काइन है, लेकिन टू एल्काइन है तो ऐसी कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जिसको ये त्यागे। ठीक है ना, जब हाइड्रोजन नहीं है उसको त्याग ही नहीं करेगा तो अम्लीय कैसे होगा? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि लिख लीजिए आप, मैं लिखवा देता हूं आपको। वन एल्काइंस में कार्बन sp संकृत होता है, वन एल्काइन में कार्बन sp संकृत होता है, तथा S लक्षण %50 होता है। S लक्षण 50% होता है। हम ये जानते हैं कि S कक्षक की नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति, नाभिक के समीप जाने की प्रवृत्ति यानी भेदन क्षमता अधिक होती है, यानी भेदन क्षमता अधिक होती है। अतः यह कार्बन, ये लिखिए, अतः यह कार्बन इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को, CH बंध के इलेक्ट्रॉन्स को
अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, CH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कारण हाइड्रोजन का त्याग H+ प्रोटॉन के रूप में, H+ प्रोटॉन के रूप में किया जा सकता है और इसी कारण ये अम्लीय होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का त्याग करते हैं इसलिए अम्लीय होते हैं। अब कुछ अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है जो ये इंगित करती है कि 1 एल्काइन अम्लीय स्वभाव दर्शाते हैं। जैसे सोडियम से क्रिया कराएं आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी क्रिया सोडियम से करवाइए द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। द्रव अमोनिया विलायक रहता है, तो ये हो जाएगा CH3C Na, H हट के Na आ गया। ये होता है 1 एल्काइन है तो। लेकिन अगर एसिटिलीन का उदाहरण आप लेते हैं तो उसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन हटेगी, दूसरी बार में दूसरी हाइड्रोजन भी हट जाएगी। ये कहलाता है डाइसोडियम एसिटिलाइड। डाइसोडियम एसिटिलाइड, डाइसोडियम एसिटिलाइड ये तभी बनता है जबकि H आयन का ये त्याग करे, अगर नहीं करते तो ये बनता ही नहीं। तो ये अम्लीय स्वभाव को इंगित करता है। इसी प्रकार से एक अभिकर्मक आपने पढ़ा होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं उसको? अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट। ये होता है टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? टॉलन अभिकर्मक होता है। जब इसकी क्रिया एसिटिलीन से कराते हैं, ऐसे लिखा हुआ रहेगा तीर पर, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें ये बनेगा Ag सिल्वर एसिटिलाइड इसको कहते हैं, और ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर एसिटिलाइड इसको कहते हैं और ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। तो अगर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करवाएं आप, और अगर सफ़ेद अवक्षेप आता है, सिल्वर अवक्षेप आता है, सिल्वर समझो चांदी जैसा अवक्षेप आता है, तो इसका मतलब है कि वो एल्काइन 1 एल्काइन है। मान लीजिए 2 एल्काइन आपको दे दी, आपको पता नहीं, आपसे सवाल इतना सा पूछा है कि एक एल्काइन तो 1 एल्काइन है और दूसरी 2 एल्काइन है, तो कौन सी 1 एल्काइन होगी, कैसे पता लगाओगे आप? आप अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करा दीजिए। अगर रजत दर्पण आता है, सिल्वर अवक्षेप आता है, वाइट अवक्षेप भी लिख दोगे तो ठीक है, अगर आता है इसका मतलब है कि वो 1 एल्काइन है और दूसरी 2 एल्काइन। इसमें क्या होता है कि ये जो एसिटिलीन है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है कि AgNH3 ट्वाइस OH माइनस। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया का विलयन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, उससे ये बनता है। और ये क्या करता है, इसमें से सिल्वर इसमें आ जाती है, ये बन जाता है, ये सिल्वर एसिटिलाइड बन जाता है। दोनों जगह ये सिल्वर आ गई, H हटा करके Ag आ गया, और साथ में अमोनिया और जल निकल जाता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। 4 अमोनिया अणु और 2 जल के अणु निकलते हैं। ये अमोनिया में आपको अगर तीर के निशान पे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ मिल जाए या ये लिखा हुआ मिल जाए तो आप घबराना मत, ये एक ही बात है, ठीक है ना। एक और परीक्षण कर सकते हैं अपन, और वो है
अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया कराएं आप। अमोनिया में तीसरी है ये, इसमें लाल अवक्षेप आएगा। अगर 1 अल्काइन है तो इसमें कॉपर से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाती है और कैसा अवक्षेप आता है देख रहे हैं आप इसमें। ये देखिए, ये हाइड्रोजन हट करके क्या आ गया, कॉपर, और फिर दूसरा हाइड्रोजन हट के भी यहाँ पर भी कॉपर आ गया। इसको कहते हैं क्यूप्रस एसिटिलाइट, जो लाल रंग का अवक्षेप होता है। तो अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सफ़ेद अवक्षेप आए, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में लाल अवक्षेप आता है, तो आप कह सकते हैं कि वो 1 एल्काइन है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहेंगे, 2 एल्काइन, या 1 एल्काइन नहीं है। ये कितनी रिएक्शन थी, नंबर 15। फिर है 16वीं रिएक्शन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में आप ध्यान रखिए कि एसिटिलीन में अगर 2 तरीके से है। एसिटिलीन की रिएक्शन यदि आप सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराते हैं, NaOCl से, सोडियम हाइपोक्लोराइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड CCl क्या हो जाता है, लेकिन दोनों तरफ H 1 अल्काइन ही है, हाइड्रोजन है दोनों तरफ प्रतिस्थापन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, Cl। ट्रिपल बॉन्ड इंटैक्ट रहता है, ये डाइक्लोरो इथाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइक्लोरो एथाइन, डाइक्लोरो एथाइन। साथ में 2NaOH बन जाता है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया और देखिएगा आप, आयोडीन की क्रिया है द्रव अमोनिया के साथ। इसी को अगर आयोडीन के साथ क्रिया कराएं आप द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, तो ये दोनों H हट के I आ जाता है, डाई आयोडो एथाइन बनता है, डाई आयोडो एथाइन बनता है। यानी अगर आयोडीन से प्रतिस्थापित कराना हाइड्रोजन को, तो अपन क्या करेंगे, आयोडीन द्रव अमोनिया लेंगे, और क्लोरीन से कराना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट और 0 डिग्री ताप होगा। रिएक्शन नंबर 17, दहन। सामान्य सूत्र लिखिएगा, इधर ध्यान देना भाई, एल्कीन और एल्कीन में भी पढ़ा था आपने। मैंने आपको बार बार कहा था कि एक साथ याद करने के लिए हम देखेंगे। रिएक्शन किससे कराते हैं अपन, ऑक्सीजन से। बनती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ 2, देखिए यहाँ माइनस आता है तो फिर सब जगह जहाँ भी आएगा माइनस भी आएगा, ठीक है ना। जहाँ प्लस आता है वहाँ प्लस आएगा। प्लस कहाँ आता है, एल्केन में आता है। और जहाँ कोई निशान नहीं आता वो कौन है, एल्कीन, उसमें नहीं आएगा। अभी तीनों को देखते हैं अपन। सो 2CnH2n-2 प्लस 3n-1O2, 3n-1O2। कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2, सॉरी 2nCO2 है, ये 2 है और ये 2nCO2, और जल कितना होगा, 2 × n-1। प्रतिस्थापन 16, 17 दहन। दहन में क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। जो भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तीनों के उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं। अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में है। केवल यहाँ फर्क आएगा, एल्केन में यहाँ एल्केन होगा, एल्कीन में यहाँ एल्कीन होगा, और एल्काइन में एल्काइन होगा। दहन में देखिए आप, एल्केन का लिखिए 2CnH2n+2। रिकॉल करिए, याद करिए, ऑक्सीजन कितना था, बाई 2। यहाँ 2 लिख दिया तो फिर बाई 2 नहीं होगा ना, 1 अगर लेते तो होता। हम केवल भिन्न संख्या में नहीं लिख रहे हैं,
ठीक है ना। आप ध्यान रखना यहाँ 2 लिखा है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है, 2NCO2, 2NCO2 प्लस 2 इंटू N प्लस 1 H2O। एल्कीन का लीजिए 2 CnH2n प्लस यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं होगा, 3n ऑक्सीजन, ये 2n कार्बन डाइऑक्साइड और ये 2 इंटू NH2O। नो प्लस माइनस, कोई प्लस माइनस इसमें, क्योंकि यहाँ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ प्लस था तो उधर भी प्लस आया है, कहाँ पर, जल के साथ। ध्यान रखिएगा कि यहाँ अब इसको भी लिख लो आप पहले, CnH2n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 1 O2। ठीक है, 3n माइनस 1 O2, फिर 2NCO2 प्लस 2 इंटू N माइनस 1 H2। 3 दहन अभिक्रियाएं आप एक साथ याद कर पाएंगे बड़ी आसानी से अगर एक जगह लिखते हैं तो। केवल क्या ध्यान रखना है आपको, what you have to learn is, जो सामान्य सूत्र है वो लिखिए और उसके पहले 2 लिख दीजिए, सबके 2-2 अणु क्रिया करेंगे, 2 मोल क्रिया करेंगे। इसमें एल्कीन को आप स्टैंडर्ड मान लीजिए 3n लिखना है, और इसमें 3n प्लस 1 करना है, और इसमें 3n माइनस 1 करना है। ऑक्सीजन में इतना सा काम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 2n 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 करना है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन के साथ में 2 2 ही आया ना, यहाँ भी 2n 2n आ गया। और इसमें देखिए जल में, इसमें 2n है केवल, और इसमें 2 इंटू N प्लस 1 कर दीजिए, और इसमें 2 इंटू N माइनस 1 कर दीजिए। हो गया यार। तो दहन अभिक्रियाओं पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं जो मैंने यहाँ नहीं कराए थे आपको, लेकिन आपकी बुक्स में सॉल्व क्वेश्चंस हैं, आप करके देख लेना। कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको एल्कीन में कि 2 अणु अगर लेते हैं तो कितने अणु बनेंगे, जैसे एक अणु के दहन के लिए कितनी आवश्यकता होती है, बताया ना आपको। इसमें बताया था इसके 1 मोल अगर लेते हो तो आपको ये ऑक्सीजन कितनी चाहिए, इसकी आधी। ये कितनी बनेगी, N, और ये कितनी बनेगी, ये भी N बनेगा। तो ऐसे जो सवाल हैं वो कुछ मात्राएं देके भी आपसे पूछा है कि NTP पर आपको ध्यान रखना है कि 22.4 लीटर गैस का आयतन होता है। तो अगर मान लीजिए 1 मोल लिया है तो 22.4 लीटर गैस बनेगी। अगर आधा मोल लिया या आपको ग्राम में कुछ मात्रा दे दी तो उसको भी आप क्या करेंगे, उसी अनुपात में कम ज़्यादा कर देंगे। तो ऐसे सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं, वो आप करिएगा। तो दहन जो है वो तुलनात्मक रूप से तीनों चैप्टर्स की आप लिख ली है आपने, तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको याद रखना है। एक रिएक्शन है अंतिम रिएक्शन, समावयवीकरण। समावयवीकरण RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी इसको एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करते हैं, तो इसकी स्थिति बदल जाती है किसकी, त्रिबंध की। ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। स्थिति समावयवता होगी ना ये। तो कुल 18 रिएक्शंस आपको इसके रासायनिक गुणों में याद करनी है। आज आप एक जो काम करेंगे घर जाके वो ये होगा कि तीनों का आप एल्केन एल्कीन एल्काइन का इधर लिखिएगा एल्केन। एल्केन में भी अगर आपको ये सूत्र याद रखना है तो ऐसे लिखिएगा, फिर एल्कीन इधर लिखिएगा और इधर एल्काइन लिखिएगा। ठीक है, यहाँ विरचन 1 से 8 तक यहाँ लिखेंगे आप, 1 से 8, और इसमें कितनी है 1 से, इसमें रासायनिक गुण 1 से 10 इसमें, और अब तक आपको ये सारी रिएक्शंस
याद हो गई हैं। इसका तो चार्ट बन जाएगा और उसके बाद में आप सबको बंद कर करके रिकॉल करके अपने दिमाग पे जोर दे के याद रखते हुए रिएक्शंस को लिखना। आप इतनी रिएक्शंस, अब अगर गिनती करें तो कितनी हो गई? हुई? अब आप कॉन्फिडेंस के साथ सोच सकते हैं कि आपको इतनी रिएक्शंस याद हैं, नहीं है? तुमको? हाँ आपको, आप ही को पूछ रहा हूँ। हाँ, याद है कि भूल गए ना? तो यही तो सुनना चाह रहे हैं कि आप भूल गए, क्योंकि याद ही नहीं किया आपने तो भूलोगे ही। जिसने याद की वो रिवाइज भी करेगा और जो रिवाइज करेगा वो याद रखेगा। इसका दोष किसका है? अब अगर आपको याद नहीं है तो इसका दोष किसका है? आपका खुद का है। अगर कोई आपको रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पे चलो आप पहुंच जाओगे सही जगह पे, और फिर भी उस रास्ते पे आप नहीं जाना चाहो, नहीं कदम बढ़ाओगे, तो आप ही वहीं रह जाओगे जहाँ थे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एल्काइंस में एल्काइन के उपयोग। जल्दी से करते हैं, फिर इसके कुछ प्रश्न भी करने हैं। एल्काइन के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें पहला है, एसिटिलीन को जलाकर रोशनी के रूप में काम में लिया जा सकता है। किसको? एसिटिलीन को। एसिटिलीन को जलाते हैं और जला करके उसको प्रकाश उत्पन्न करते हैं उससे। दूसरा है, सीमित हवा में अगर इसको जलाते हैं तो काजल लैंप ब्लैक बनता है। काजल लैंप ब्लैक कहलाता है वो, और वो छापे खाने की यानी प्रिंटिंग इंक होती है, वो काली छापे खाने की काली शाही के काम आता है। सीमित हवा में जलाने पर, एसिटिलीन को यदि सीमित हवा में जलाते हैं तो काजल लैंप ब्लैक बनता है और वो छापे खाने की काली शाही के रूप में काम में आता है, बनाने के काम में आता है। प्रिंटिंग इंक, ये दो तो इसके उपयोग ऐसे हैं। एसिटिलीन को जलाकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। दूसरा है काजल लैंप ब्लैक बनता है जो प्रिंटिंग इंक बनाने काम आता है। तीसरा है, अगर एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं, एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो जो ज्वाला बनती है वो कहलाती है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ऑक्सी एसिटिलीन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनती है। और ये ज्वाला क्या काम आती है? ज्वाला समझते हो ना, आग। उसका ताप बहुत ज़्यादा होता है और ये वेल्डिंग के काम आती है। ये जो ज्वाला है ये वेल्डिंग के काम आती है। आप कभी जाओगे वेल्डिंग वाले की दुकान पे तो पूछना इसमें कौन सी गैस है, तो वही बता देगा एसिटिलीन है इसमें, ठीक है ना। उसका जो बर्नर से जलाता है ना, तो वो गैस जो है एसिटिलीन गैस है, उससे ये करता है। तो ये वेल्डिंग के काम आती है। एक और इम्पॉर्टेंट उपयोग है एसिटिलीन का, आप फलों की दुकान पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल पकाए हुए होते हैं, तो वो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन काम में आती है। तो इट इज़ यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सब्जियां और फलों को पकाने के काम में आती है एसिटिलीन। फिर कुछ बहुलक बनते हैं इससे, वो देखिए आप। वाइनिल बहुलक जो होते हैं, ऑक्सीजन के साथ सीमित हवा नहीं है यहाँ पे, वो तो सीमित कंडीशंस को उसमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, इसमें कंट्रोल नहीं करते। फिर है वाइनिल बहुलक बनाने का। वाइनिल बहुलक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुलकों का जब अपन पूरा चैप्टर है आपकी इसमें वो पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि हम बहुलकों से घिरे हुए हैं। जिस पे बैठे हैं, जिसको देख रहे हैं, वो सब बहुलक है। मेरे को मतलब बहुलक मत समझ लेना, ये जो पहना हुआ है सब आपने या हमने, ये सब बहुलक है। ये कपड़ा बहुलक, ये जो कुर्सी आप बैठे हो ये बहुलक है। प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, पॉलीथीन जिसमें आप सामान रख के लाए वो बहुलक है। पेन जो आपके हाथ में वो भी बहुलक का बना हुआ है। तो बहुलक जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, ये अभिक्रिया में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस पे स्लाइड पे बता रहा हूँ आपको।
थोड़ा इधर मेरा ध्यान आ जाए, मतलब आपका भी। देखो एसिटिलीन पर जब HCl का योग करा, चलो मैं इससे बताता हूँ। देखिए एसिटिलीन पर जब HCl का योग कराते हैं तो वाइनिल क्लोराइड बनता है। योग हुआ ना HCl का, HX का योग पढ़ा है आपने, क्या बनता है? वाइनिल क्लोराइड। वहाँ हमने पढ़ा था कि दोबारा योग करा देते हैं, दो बार योग हो जाता है ना, तो क्या बन जाता है? डाइहैलाइड बन जाते हैं। यहाँ पे इसका बहुलीकरण करा दीजिए वाइनिल क्लोराइड का, तो ये बहुलक बनेगा। आप समझ रहे हैं? इस कार्बन का जो द्विबंध है, इस कार्बन के बीच का, ये देखो आप, इस कार्बन के बीच का जो द्विबंध है वो एकल बंध हो गया, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, ये आगे श्रृंखला बनाते चले जाएंगे इस प्रकार से। CH2 CH, ये Cl, और फिर ये इस प्रकार से बढ़ता जाएगा आगे तक N। तो इसलिए N लिख दिया है, तो ये बहुलक बन गया। ये कहलाता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्योंकि वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, शॉर्ट में PVC। आपने खूब सुना नाम PVC। PVC के क्या बनते हैं? रबर के सॉल बनते हैं, जूतों में लगाए जाते हैं, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें PVC की बनती है। दूसरा बहुलक देखिए PVA, पॉलीवाइनिल एसीटेट। PVA इज पॉलीवाइनिल एसीटेट। एसिटिलीन की क्रिया जब एसिटिक अम्ल से कराते हैं, आपने कल पढ़ी थी मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? योग हो जाता है। 2 बार कराया था अपन ने कल योग, है ना, लेकिन यहाँ 1 बार कराने के बाद इसका बहुलीकरण करा दिया है, तो बहुलीकरण से ये पॉलीवाइनिल एसीटेट बनता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर Cl और यहाँ पर OCOCH3 है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर OCOCH3 है, तो ये बहुलक बना पॉलीवाइनिल एसीटेट। पॉलीवाइनिल एसीटेट लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने का काम आता है। पॉलीवाइनिल एसीटेट लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने के काम आता है। इस अभिक्रिया को कल जो पढ़ा था आपने, इस तरीके से पढ़ा था कि एसिटिक अम्ल का योग हुआ, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर OCOCH3 आ गया, ठीक है। फिर एक बार और योग हुआ, यहाँ पर H आ गया और इधर भी वापस OCO। अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? ये एथाइलिडीन एसीटेट बना था ना, इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? क्या बन गया? एसिटैल्डिहाइड CH3 CHO प्लस ये क्या रह गया? ये क्या रह गया? इसको क्या बोलते हैं? ये तो बताया भी था मैंने, अभी ऐसे भूलोगे तो फिर तो कैसे पार पड़ेगी। ये फिनोल है। ये क्या है पहले ये तो बता दो। एसिटैल्डिहाइड या एथेनेल। और ये क्या है? कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये एनहाइड्राइड है। इसका नामकरण मैंने बताया था ना आपको, एथेनेल। एथेनेल एनहाइड्राइड तो नहीं बताया, नहीं। कागज पलट लो, अपनी किताब पलट लो, देख लो, फिर बता दो। ये है एथिलीडीन एसीटेट, तो है इथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड क्यों बोला? क्योंकि इसमें दोनों भाग में कार्बन समान है। मैंने बताया था आपको, अगर असमान होते तो 2 शब्द आते हैं, एथेनोइक मेथेनोइक। मान लीजिए यहाँ 2 कार्बन होते, यहाँ एक ही, यहाँ कार्बन नहीं होता, ये वाला H होता, तो क्या कहते हैं? एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। दिखवाया था मैंने आपको, ध्यान हो तो। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। फिर आता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये HCN की क्रिया कल बताई थी आपको, 10वीं अभिक्रिया रासायनिक गुणों में बताई थी ना। एक तरफ H जुड़ गया और एक तरफ CN, बहुलीकरण कराया तो क्या हुआ? ये बहुलक बन गया। ये N है भैया, यहाँ पे H नहीं, ध्यान रखना ये N है, ठीक है। इस जगह N लिखिएगा, H नहीं है।
जैसे आपने दो बहुलक देखे वैसे तीसरा बहुलक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, क्योंकि एक्रिलोनाइट्राइल है ये बताया था ना कल एक्रिलोनाइट्राइल बनता है, ये इसका बहुलक, इसलिए पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कहलाता है। और ये क्या काम आता है, ये ऑर्लोन नामक कृत्रिम धागा बनाने के काम आता है। ऑर्लोन नामक कृत्रिम धागा, PAN जो होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ये ऑर्लोन नामक कृत्रिम धागा बनाने के काम आता है, ऑर्लोन। फिर है एसिटिलीन से नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर अपन बना सकते हैं। देखिए ये कैसे बनता है, एसिटिलीन की अभी अभी आपने देखा था क्यूप्रस क्लोराइड NH4Cl से जब रिएक्शन कराते हैं द्विलीकरण होता है, पता है ना अभी, और द्विलीकरण से क्या बनता है, ब्यूटीनाइन। क्या बना, ब्यूटीनाइन, क्यूप्रस क्लोराइड NH4Cl। अब इसकी HCl से अभिक्रिया कराइए, योग होगा HX का इस पर, लेकिन योग कहाँ होगा, द्विबंध पे नहीं होके त्रिबंध पे होता है। त्रिबंध पे जब योग होगा तो क्या बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH C, और फिर ये द्विबंध रह जाएगा और यहाँ पर H आ गया और ये Cl यहाँ आ गया, ये कहलाता है क्लोरोप्रीन। क्या कहलाता है ये, वापस लिख देता हूँ, क्लोरोप्रीन है ये, CH2 CH सॉरी ये Cl और ये डबल बॉन्ड CH2, ये क्लोरोप्रीन है। इसका बहुलीकरण कराते हैं तो क्या होता है कि ये बंध तो बीच में आ जाता है और सिरे वाले कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं इस प्रकार से। Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, ये H, ये जो बहुलक बना ये नियोप्रीन है। क्या है ये, नियोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन है, याद रखना, क्लोरोप्रीन बहुलक नहीं है, लेकिन नियोप्रीन क्या है, बहुलक है। क्लोरोप्रीन बहुलक नहीं है, नियोप्रीन बहुलक है। ये एक कृत्रिम रबर है। रबर जो होता है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है, लेकिन नियोप्रीन जो रबर है वो कृत्रिम रबर है। सातवां उपयोग देखिए, 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण इससे करते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसका निर्माण हम किससे करते हैं, एसिटिलीन से करते हैं। देखिए एसिटिलीन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। ये आपका एसिटिलीन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, CH2 डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दिया। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, इसको इस प्रकार से लिख लिया। इधर भी ऐसे ही लिख लिया, CH, दो अणु लेते हैं इसके फॉर्मेल्डिहाइड के, और क्यूप्रस कार्बाइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस कार्बाइड, क्यूप्रस कार्बाइड की उपस्थिति में। देखिए ये जो H है, बोर्ड पे देखिएगा आप, ये जो H है ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये H कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। क्या बन जाएगा, CH2OH, ये जुड़ जाएगा इससे कार्बन से, ट्रिपल बॉन्ड C, ये इधर से जुड़ गया CH2OH। तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु इससे जुड़ गए और क्या बना दिया, क्या बना दिया, इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं, IUPAC में नाम लिख दो आप, डाइहाइड्रोक्सी यौगिक है। और इसकी क्रिया जब सोडियम फॉस्फेट से कराते हैं, किससे, Na3PO4, और टेम्परेचर कितना है, 280 डिग्री। तब क्या होता है इसमें, तब क्या हो जाता है इसमें, ब्यूटाडाइन बन जाता है, 1,3-ब्यूटाडाइन, HC ये ध्यान रखिएगा आप कि इसकी क्रिया से 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है।
1,3-ब्यूटाडाइईन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, बहुत उपयोगी यौगिक है, इसलिए इसका निर्माण अपन किससे करते हैं, एसिटिलीन से करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया द्वारा, और इस प्रकार से निर्माण होता है। तो ये उपयोगी यौगिक है, इसलिए इसकी उपयोगिता है इसमें। तो ये अल्काइन के उपयोग में ये भी एक है कि 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण हम इससे करते हैं। अब देखिए वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल नामक विलायकों के निर्माण में ये क्या होते हैं। ये देखिए एसिटिलीन पर जब क्लोरीन का योग करा 2 बार होगा, टेट्रा हैलोजन यौगिक बनता है, 2 बार योग हुआ ना, दोनों पाइबंद खत्म हो गए और टेट्रा हैलाइड बन गया। इसको कहते हैं वेस्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वेस्ट्रॉन। और इसमें से इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो HCl निकल जाता है। ये H और एक Cl निकल गया, यहाँ पर एक H कर दीजिए, Cl की जगह H कर दीजिए, इस Cl की जगह यहाँ H कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए। समझ गए आप, ऐसा H क्यों किया है, क्योंकि ये H नहीं हटा है, ये H, ये वाला H और ये Cl हटा, एक कार्बन से H और दूसरे से Cl हटा, तो उसको कहते हैं वेस्ट्रोसोल। तो वेस्ट्रोसोल की संरचना इस पे जो गलत बनी हुई है इसको आप सही बना लीजिए। ये वेस्ट्रोसोल है। तो वेस्ट्रोसोल जो है वो और वेस्ट्रॉन दोनों ही बहुलकों के लिए अच्छे विलायक हैं। बहुलक जो होते हैं उनको इन विलायकों में रखा जा सकता है। तो वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल, तो अपन एसिटिलीन से वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसोल विलायक भी बना सकते हैं। बढ़े आगे। फिर है एक लुईसाइट नामक जहरीले पदार्थ के निर्माण में। लुईसाइट एक विषैली गैस है जो युद्ध में काम में ली गई है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो एसिटिलीन है उसकी क्रिया AsCl3 से, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से कराते हैं, AsCl3 से। तो इसके 2 टुकड़े, एक Cl और एक तरफ AsCl2, तो एक तरफ Cl जुड़ गया और दूसरी तरफ AsCl2 जुड़ गया। यहाँ त्रिबंध की जगह क्या रह गया, द्विबंध रह गया, तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह द्विबंध रह जाता है और ये AsCl2 और ये एक तरफ Cl जुड़ गया, इसको कहते हैं लुईसाइट। और ये कहलाता है बीटा क्लोरो। ये बीटा पर क्लोरो है, देखिए ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा पर क्लोरो है, बीटा क्लोरो वाइनिल डाइक्लोरो आर्सिन इसका नाम है। ये लुईसाइट है, ये विषैली गैस होती है, विषैली गैस होती है। ये लास्ट वाली अभिक्रिया कौन सी है, एसिटाल्डिहाइड का औद्योगिक निर्माण। जल योजन, जल अपघटन और जल योजन में फ़र्क है। ये इस प्रकार से पहले इनोल बनता है फिर एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो एसिटाल्डिहाइड बहुत उपयोगी, इंडस्ट्रीज़ में बहुत उपयोगी है, इसलिए इसका औद्योगिक निर्माण इससे करते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से 10 उपयोग आपको याद रखने हैं। इसमें आपको 67 रिएक्शन बताई थी ना, टोटल 67 रिएक्शन हो जाए, 10 और जोड़ देना, ये 10 भी रिएक्शन ही मान लो आप। ये 10 बिंदु याद करना है ना आपको, 77 हो गए। अब आपको छोटे छोटे से 2-3 प्रश्न है, पहले वो करते हैं। ध्यान सबका इधर मेरी तरफ। अब लिख लिया सबने, ये तो आप हेडिंग लिख लीजिए, वो रिएक्शन तो आपको मिल जाएगी आपकी किताब में भी। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में विभेद कैसे करेंगे आप। पहला प्रश्न है कि 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में विभेद कैसे करेंगे। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो मैंने 15वीं बताई थी वो ध्यान रखना है। 1 एल्काइन की अम्लीय प्रवृत्ति, और उसको पता लगाने के लिए 3 टेस्ट है, क्यूप्रस क्लोराइड वाला, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट वाला, और एक कौन सा था, सोडियम से क्रिया, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया और अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया। तो लाल रंग इसमें आता है, या सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलन अभिकर्म के साथ अगर श्वेत अवक्षेप आता है तो आप कहेंगे 1 ब्यूटाइन है, नहीं आता है तो वो। प्रोपीन और प्रोपाइन में कैसे विभेद करेंगे। प्रोपीन और प्रोपाइन, ये तो प्रोपीन है और ये
प्रोपाइन, बताइए इनमें कैसे विभेद करेंगे? बताओ। अभी बताया फिर नहीं बता रहे। हाँ, टोलन अभिकर्मक से एक को आपका पता लग जाए, दूसरे का अपना पता लग जाएगा ना। इसकी टोलन अभिकर्मक के साथ जैसे इसमें कराया वैसे इसमें करा दो। ऐसा थोड़ी कि दोनों एल्काइन होने चाहिए तभी तुलना होगी। ये एल्कीन है, ये अभिक्रिया नहीं देगा, ये अम्लीय नहीं होता ना हाइड्रोजन, इसमें अम्लीय होता है। अब प्रोपेन और प्रोपीन में कैसे बताओगे? प्रोपेन और प्रोपीन, इसमें और इसमें विभेद कैसे करेंगे बताइए? इसमें और इसमें, अरे इसमें और इसमें विभेद कैसे करेंगे? पीछे का भूलते चलो, आगे बढ़ते चलो। दो नियम बना लो, या तो पीछे का भूलते चलो, आगे बढ़ते चलो, तो कभी भी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और अगर रोज रिवीजन करते चलोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं। दिमाग पे जोर डालो, कोई ऐसी अभिक्रिया है जिससे अपन, देखो ये तो सामान्य हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको दिख रहा कोई क्रियात्मक समूह बैठा है एल्कीन, इसका कैसे पता लगा सकते हैं? अभी 12वीं में जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप क्रियात्मक समूह भी तो पता लगाओगे। तो HBr का योग से हमें कोई अंदेशा कैसे, मतलब पता कैसे लगेगा कि ये हुआ? जैसे अपन ने अभी कहा कि दो, अब ये लाल अवक्षेप आ जाता है, सफ़ेद अवक्षेप आ जाता है। HBr का योग तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, लेकिन उस उत्पाद का हमें जो बना है उसका कैसे पता लगेगा? एल्केलाइन KMnO4 क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने बताया था ना आपको, 1%, क्या बोलते हैं उसको? बेयर अभिकर्मक। तो क्या हो जाता है बेयर अभिकर्मक? बेयर अभिकर्मक किस रंग का होता है? मैंने ये भी बताया था आपको, ये भी कहा था लाल, किसी ने कहा गुलाबी, किसी ने कहा बैंगनी, मैंने कहा जो अच्छा लगे वो कर लो आप। अब उसका रंग उड़ा दे तो वो ये है, ठीक है, और जो रंग नहीं उड़ाएगा वो कौन है? ये है। ये क्यों रंग उड़ाता है? क्योंकि इसमें द्विबंध है, असंतृप्तता है। तो ये असंतृप्तता का परीक्षण है। ऐसे ही ब्रोमीन जल होता है ना, ब्रोमीन जल भी बैंगनी कलर का होता है, उसका रंग भी उड़ा देता है, तो आप समझ लो उसके अंदर असंतृप्तता है। जो नहीं उड़ाता है वो संतृप्त है, तो ये संतृप्त है। ये वाला जो कलरफुल है इसका रंग उड़ा देता है कौन? ये, ठीक है। तो बड़े छोटे छोटे से प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए भी आप नहीं कर पाते हो। ऐसी गलती से बचने के लिए क्या करेंगे आप? इन पर भी ध्यान देंगे। पहला प्रश्न देखिए, अब आप जल्दी से 10 प्रश्न करेंगे, अपने पास 4 मिनट का समय बचा है। निम्न में से कौन सा यौगिक एक एल्काइन से प्राप्त युद्ध गैस है? ठीक है, लुईसाइड है ना। दूसरा है, निकेल की उपस्थिति में एसिटिलीन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अल्कोहल की क्रिया से क्या बनता है? एसिटिलीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और अल्कोहल से है। ROH + CO, ध्यान आ रहा है क्या? क्या बनेगा? एल्किल। कोई स्पेसिफिक यौगिक नहीं बनाया है, जनरल बताना है, तो आपको क्या मिलेगा इसमें? एल्किल एल्केनोएट या एल्किनोएट। द्विबंध तो रहेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड पे योग करा तो एक द्विबंध रहेगा, तो एल्किनोएट बनता है। सह होगा इसका उत्तर, है ना। क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है?
ये वाइनिल समूह है और ये एसिटिलीन है, तो वाइनिल एसिटिलीन इसको कहते हैं। क्लोरोप्रीन नहीं बनता है इसमें, कॉपर एसिटिलाइड इसमें नहीं बनता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन यानी चतुर्लीकरण इसमें नहीं होता है। ये क्या है? वाइनिल एसिटिलीन। चौथा प्रश्न देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में एथाइन प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक है। कौन सा अभिक्रिया है ये? जल योजन अभिक्रिया, ठीक है ना। आगे बढ़े। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत अनजान सी बातें हो रही है यहाँ? हाँ, पांचवा बताओ। प्रोपाइन की हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया का उत्पाद है। करके देखना पड़ता है, ये वहाँ बोर्ड पे देखने से नहीं हो जाते, अभिक्रियाएं लिखनी पड़ती है। बताइए, जल्दी से लिख के करके देखो। प्रोपाइन लिखना पड़ेगा, HOCl लिखना पड़ेगा, उसका योग कराना पड़ेगा। बहुत अच्छे से जब याद हो जाएंगे तब तो आप फटाफट देख के ही बता दोगे, मतलब हवा में बना लोगे यूँ। लेकिन अभी तो आप करके देखो, ऐसे तीनों ट्राई कर लो। बोलो करके देखो, इसमें तो एक ही चीज़ बनेगी। आप 50 जने करो चाहे 100 जने करो, बाहर बैठे हुए कोई बच्चे कर रहे हैं तो वो भी करके देखेंगे। कोई बाहर से कोई उत्तर देना चाहता है कि जो SITs और ROTs पे बैठे हैं? चित्तौड़ कनेक्ट करो ना। देखो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन, ठीक है। जिसको ठीक नहीं लग रहा वो तो कह दो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा ये। छठा बताओ भाई। वन ब्यूटाइन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर समावयवीकरण, अभी लास्ट अंतिम अभिक्रिया 18वीं रिएक्शन पड़ी थी ना, ठीक है। ये तो सबको याद हो गया है ना। फिर बताओ 8वां, ओजोनी अपघटन पर प्रोपाइन बनाता है, क्या बनाता है? एक बार उत्तर दिया एथेनोइक अम्ल, वो लिखते ही गलत हो गया कि नहीं हो गया? दोनों ही बनेंगे ना इसमें। और अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी लिखा होता तब भी गलत नहीं होता, ठीक है ना। तो 8वें का से आगे चलें। आ रहा है कुछ समझ में? 9वां, एल्काइन के साथ, यानी ये कोई भी एल्काइन है, इसके साथ अभिक्रिया करता है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट करता है क्या? क्योंकि वन एल्काइन नहीं है ये। सीधा सा प्रश्न आपको दिख जाना चाहिए कि वन एल्काइन से संबंधित है। और अमोनिया में Q+ क्लोराइड से भी नहीं करता, सोडामाइड से भी नहीं करेगा, Na नहीं आता, तो कोई नहीं होगा ना। तो 9 का द। अंतिम प्रश्न, एथाइलिडीन आयोडाइड और अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश की अभिक्रिया से एक गैस बनती है जो क्षारीय KMnO4 को रंगहीन कर देती है। ये गैस क्या होती है? एथाइलिडीन आयोडाइड। देखिए एथाइलिडीन आयोडाइड ऐसे बनाना है, इसकी अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से, KOH से क्या बनेगा? एथाइन। और ये जो गैस है क्षारीय KMnO4 को रंगहीन कर देती, क्योंकि असंतृप्तता है इसमें। तो ये गैस कौन सी हुई? एसिटिलीन, ठीक है। ब। तो अब आपके पास में इन चैप्टर्स के जितने भी प्रश्न हो आप करिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आपको फ़ोन नंबर पता है हमारा, फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। और जब भी मिलेंगे एक टेस्ट होगा आपका, वो करीब 20 प्रश्नों का लेंगे।
इसमें केवल आपको ये आंसर लिखना है ABCD।